Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I am talking about Q implementation using in Array. आज हम देखेंगे Q बेसिकली किस पे वर्क करता है। तो Q बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे कि जब आप पहले ओल्ड एंशिएंट टाइम्स में जब आप रेलवे स्टेशन पे जब आप टिकट्स लेते थे एज अ लाइन में लग करके क्यू में लग के, तो वहाँ पे जो सबसे पहले आता था उसी को ही सबसे पहले टिकट दिया जाता था। या फिर हम बेसिकली जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं तो जो सबसे पहले कस्टमर आता है उसी को ही प्रोडक्ट डिलीवर हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग इन एवे। तो उसको समझने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करें प्लस एवे की हेल्प से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। तो क्यू में आपके दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, एक एन क्यू एंड एक डी क्यू। एन क्यू और डी क्यू का मीनिंग क्या होता है ये हम समझेंगे। एन क्यू मतलब एलिमेंट्स को आप डाल रहे हो, डी क्यू मतलब आप एलिमेंट्स को निकाल रहे हो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप एलिमेंट्स को डालते कहाँ से हो, मतलब बैक से डालते हो वेयर, जिसको आप बोलते हैं REAR वेयर पार्ट। एक होता है आपका फ्रंट पार्ट से एलिमेंट को निकाला जाता है और वेयर पार्ट से डाला जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले जाएगा, ठीक है। ये आपका क्यू में होता है। बेसिकली यहाँ पे हम तीन फंक्शंस बनाने वाले हैं, एन क्यू, डी क्यू एंड डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन कहेगा टू ट्रैवर्स और शो द क्यू एलिमेंट्स। एन क्यू क्या कहेगा टू ऐड इन एलिमेंट्स फ्रॉम द क्यू एंड डी क्यू क्या कहेगा टू रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम द क्यू। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एरे बनाया है क्यू जिसका नेम है, इसका साइज है 100। यहाँ पे एक साइज वेरिएबल का यूज़ किया गया है कि क्यू के अंदर आप यहाँ पे आप इस क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स को डालना चाहते हो उसके लिए। आई यहाँ पे यूज़ होगा लूप को मूव कराने के लिए एंड चॉइस वेरिएबल यूज़ होगा कि हम यहाँ पे स्विच केस का यूज़ करने वाले हैं। स्विच केस के अंदर यहाँ पे 4 केसेस बनाने वाले हैं, एक एन क्यू के लिए, एक डी क्यू के लिए, एक डिस्प्ले के लिए एंड लास्ट वन इज एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे मैंने चॉइस लिया है कि यूज़र से चॉइस पूछने के लिए, आइटम किस लिए लिया है, आइटम को ऐड करवाने के लिए, फ्रंट एंड रेयर की वैल्यू मैंने यहाँ पे -1 असाइन करी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन का डिक्लेरेशन किया है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, मतलब ये तीनों फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे और इन फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट मैंने पास नहीं करी है, डिक्लेयर करके छोड़ दिया है। इसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप लिया था और रिटर्न में 0 करा दिया। मैंने यूज़र को एक मैसेज दिया एंटर द साइज ऑफ क्यू। यूज़र साइज बताएगा क्यू का, सपोज यूज़र ने साइज दिया 5, तो वो मैंने किस में स्टोर करा दिया, एड्रेस ऑफ साइज में, यहाँ पे स्कैनर फंक्शन की हेल्प से। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हेडिंग यूज़र को दी, ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन क्यू। उसके बाद मैं एक यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, \n का यूज़ किया जाता है न्यू लाइन के लिए। उसके बाद मैंने यूज़र को फिर से एक मैसेज दिया, press1 फॉर एन क्यू, press2 फॉर डी क्यू, press3 फॉर डिस्प्ले एंड press4 फॉर एग्जिट। और सभी इन स्ट्रिंग को शो करने के लिए मैंने \n का यूज़ किया। तो ये नेक्स्ट लाइन में शो होगी, press1 फॉर एन क्यू के बाद नेक्स्ट लाइन में शो होगा press2 फॉर डी क्यू, फिर नेक्स्ट लाइन में शो होगा press3 फॉर डिस्प्ले एंड लास्ट लाइन में शो होगा press4 फॉर एग्जिट। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का बेसिकली यूज़ क्या होता है, डू का मतलब होता है करना, लेकिन यहाँ पे एक डू की स्पेसिफिक या स्पेशलिटी ये होती है कि डू के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हो उसको फर्क नहीं पड़ता कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स, वह एटलीस्ट 1 टाइम आपका एग्जीक्यूटेबल होता ही होता है। तो हम यहाँ पे डू में मैंने यहाँ पे यूज़र को बताया कि एंटर योर चॉइस, कि आप अपना कोई भी चॉइस बताइए। तो यूज़र ने जो भी चॉइस दी हमने उसको स्टोर करा लिया एड्रेस ऑफ चॉइस पे स्कैनर फंक्शन की हेल्प से। अब मैंने यहाँ पे एक स्विच केस लिया है, स्विच केस के अंदर आपने चॉइस को डाल दिया एज एन आर्ग्यूमेंट और स्विच केस के अंदर आप 4 केसेस बना रहे हो और एक डिफ़ॉल्ट केस आता है जिसमें आप लिख देते हो कि इनवैलिड चॉइस या फिर रॉन्ग चॉइस, कि जब आपका कोई भी केस मैच नहीं करता है तो आपका डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूटेबल हो जाता है। अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा। केस 1 के अंदर मैंने फंक्शन का कॉल कर लिया है एन क्यू फंक्शन को, और मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है कि जब आपका ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉलिंग होगा तो वो फंक्शन की डेफिनेशन पे जाकर एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद आपका वो प्रोग्राम से बाहर आ जाए। इसी तरीके से मैंने केस 2 बनाया, इसके अंदर मैंने डी क्यू फंक्शन कॉलिंग करी है। केस 3 में मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है और केस 4 के अंदर मैंने यूज़र को एक मैसेज दे दिया प्रिंटर फंक्शन की हेल्प से एग्जिट फ्रॉम दी प्रोग्राम। और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एग्जिट फंक्शन को यूज़ करूँगी, एग्जिट फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा। एग्जिट फंक्शन के अंदर 0 एज एन आर्गूमेंट पास करके और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होगा। अब ये जो एग्जिट फंक्शन आपका है ये आपका किस लाइब्रेरी का है, ये आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का है, तो आपको ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा stdlib.h हेडर फाइल को।
इसके बाद आप यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस बनाओगे। डिफ़ॉल्ट केस का मीनिंग ये है, अगर यूज़र ने 1 2 3 4 के अलावा कोई भी नेगेटिव या कोई अदर वैल्यू अपनी चॉइस में दी, देन उस केस में आपका डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपने डू कंडीशन दी है तो यहाँ पे वाइल कंडीशन में मैंने लिखा है कि जब तक चॉइस नॉट इक्वल टू 4, कि जब तक चॉइस आपकी 4 नहीं हो जाती, क्योंकि जैसे यूज़र 4 चॉइस देगा तो केस 4 आपका एग्जीक्यूट होगा, वो प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाएगा या एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद ये तो आपका मेन फंक्शन का वर्क हो गया है कंप्लीट। आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया था ऊपर, फंक्शन की कॉलिंग आपने स्विच केस के अंदर, केसेस के अंदर करा ली है। अब आप फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हो, तो सबसे पहले हम एनक्यू फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो एनक्यू फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे एक कंडीशन दोगे, आपका क्यू जो है वो ओवरफ्लो भी तो हो सकता है। अगर क्यू के अंदर पहले से ही एलिमेंट होंगे तो इसकी पहचान क्या है, और अगर नहीं होंगे तो हम क्यू के अंदर एलिमेंट को तब इंसर्ट करेंगे। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्यू के अंदर पहले से कोई एलिमेंट है तो नहीं। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है, इफ़ वेयर डबल इक्वालिटी का यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए। इफ़ वेयर इक्वल डबल इक्वालिटी साइज -1, जो भी क्यू का साइज है, अगर साइज -1 है वेयर की वैल्यू, इसका मीनिंग ये है कि आपका जो क्यू है वो आपका ओवरफ्लो हो चुका है, मतलब क्यू आपका भर चुका है, ठीक है। और अगर आपका जो है ये कंडीशन फॉल्स होती है तब आप किस पे जाओगे, एल्स पार्ट पे जाओगे। और एल्स पार्ट के अंदर आप करने के वाले हो, एल्स पार्ट के अंदर आप यहाँ पे यूज़ करोगे वापस से इफ़ कंडीशन। यहाँ पर चेक करोगे कि इफ़ फ्रेंड की वैल्यू, हम यहाँ पे एल्स में गए, इफ़ कंडीशन में हम यहाँ पे करने के वाले वापस से चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना आपको इसको समझने का रिक्वायरमेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ फ्रंट डबल इक्वालिटी में -1, तो आपने देखा होगा हमने इनिशियली फ्रंट और वेयर की वैल्यू -1 ही ली हुई थी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फ्रंट की वैल्यू को -1 से क्या करेंगे, सबसे पहले 0 कर देंगे। तो फ्रंट अगर 0 पोजीशन पे आ जाएगा तब इसके बाद आप यूज़र से कहोगे एंटर अ वैल्यू टू बी स्टोर्ड, और यूज़र की दी हुई वैल्यू को आप स्टोर करवा लोगे यहाँ पे क्यू के जो भी आपका जो क्यू है क्यू के अंदर स्टोर कराना है ना। तो यहाँ पे आपने स्कैनफ का यूज़ किया और यहाँ पे आपने आइटम में वैल्यू स्टोर करवा ली स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से, एड्रेस ऑफ आइटम। तो यूज़र ने जो भी वैल्यू इंसर्ट करी आपने आइटम के अंदर स्टोर करा ली। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब जब स्टोर हो गई है तो वो क्यू के अंदर कैसे स्टोर हो गई है, तो सिर्फ आइटम वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि वेयर की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट हो गया। वेयर भी आपका स्टार्टिंग में -1 असाइंड था, तो वेयर ऑफ फ्रेंड की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे वेयर की वैल्यू 0 हो गई, फ्रेंड की भी 0 हो गई, और क्यू के वेयर पार्ट पे आपका आइटम स्टोर्ड हो गया। मैंने कहा था कि जब भी क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वेयर पार्ट, और जब निकाला जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ फ्रंट पार्ट। तो इस तरीके से आपका ये एन क्यू कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं डी क्यू। डी क्यू फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम आ गए डी क्यू पे। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या क्यू आपका अंडरफ्लो तो नहीं है, मतलब क्यू माइनस में तो नहीं है कोई वैल्यू, या क्यू के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो आप डिलीट कैसे करोगे। तो इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेंड की वैल्यू वही -1 चेक करी। अगर आपकी फ्रेंड की वैल्यू -1 है तो क्यू आपका क्या है, अंडरफ्लो कंडीशन में है, मतलब क्यू के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तब आपकी एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। एल्स में क्या होगा कि आपकी फ्रेंड की वैल्यू माइनस में नहीं होगी। ये तो क्लियर है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे यहाँ पे कि द डिलीटेड आइटम इज %d, और डिलीटेड आइटम कैसे डिलीट करोगे, तो वो क्यू के कहाँ से डिलीट करोगे, फ्रंट से डिलीट होगा, समझ गए। फ्रंट से आपका एलिमेंट डिलीट होता है और वेयर से आपका इंसर्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे आपके दोनों फंक्शन का वर्क हो गया। फ्रंट की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा डिलीट करने के बाद, डिलीट करने के बाद होगा, ये ध्यान रखना। अब आपका थर्ड फंक्शन है डिस्प्ले फंक्शन। हमें क्यू के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करके उसको शो कराना है, या कह सकते हैं कि ट्रैवर्सिंग करके उसको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो कैसे कराएंगे, तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले कंडीशन चेक करी है कि अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है तो क्यू आपका एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज यूज़र को दे दिया जाएगा कि क्यू इज़ एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं है, अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हुई तब आपके एल्स पार्ट में जा करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप, और फॉर लूप की हेल्प से हम यहाँ पे ट्रैवर्स करके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा देंगे। तो हम आए एल्स पार्ट में यहाँ पे यूज़ किया हमने आई वेरिएबल लूपिंग के लिए या इटरेशन के लिए। मैंने लिखा आई इक्वालिटी में फ्रंट, अगर आई इक्वल टू क्या है फ्रंट, एंड आई आपका क्या है, आई यहाँ पे
अगर लेस देन इक्वल टू वेयर है और आई की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट कर दिया और प्रिंट एफ में आपने परसेंटाइल डी करके यहाँ पे क्यू ऑफ आई आप प्रिंट करा दोगे, तो इस तरीके से आपका डिस्प्ले हो जाएंगे एलिमेंट्स। और जो आपका केस 4 था एग्जिट के लिए, तो वहाँ पे आपने डायरेक्टली एग्जिट फंक्शन को कॉल कर लिया है, जो किस लाइब्रेरी से है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से stdlib.h। अब ये आपका प्रोग्राम बन गया है। अब आपको इस प्रोग्राम को जो है ना रन कराना है। रन कराओगे तो देखते इसमें कितनी कमियां निकलेगी। ये जस्ट मैंने आपको भी एक ओवरव्यू समझा करके इम्प्लीमेंटेशन मैंने किया है। मैंने भी कोई ये रेक्टिफिकेशन मार करके इसको प्रोग्राम को मैंने कोई रन नहीं कराया, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा कमेंट्स भी डाल दिए हैं कि केस 1 के अंदर जहाँ जहाँ पे आपने फंक्शन कॉलिंग करी है वहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैंने लिख दिया है फंक्शन कॉलिंग। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे आपने यहाँ पे अब हम इंक्लूड भी कर लेते हैं आपके stdlib.h हेडर फाइल को, ताकि वो कोई एरर ना दे एग्जिट फंक्शन के लिए, क्योंकि एग्जिट फंक्शन आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आप इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लोगे, बिकॉज इस लाइब्रेरी का ये फंक्शन होता है एग्जिट फंक्शन, ठीक है। हमने ये भी कर लिया, हमने कमेंट्स भी लगा दिए हैं। और एक बार देख लेते हैं ये प्रोग्राम आपका ओवरथ्रू है। सबसे पहले लिखाना चाहिए एंटर दी साइज ऑफ क्यू। तो यहाँ पे अभी एक एरर आई है, ये कर्ली ब्रेसेस की एरर 68 पे। तो 68 पे चलते हैं और देखते हैं। ये हमने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट, एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस लगा दिया है, ये बंद होने वाला, तो इसको हटाना पड़ेगा, समझ गए आप। तो ये हमने वापस से किया, तो ये कह रहा है अनडिफाइंड रेफरेंस टू डिस्प्ले आईडी रिटर्न्ड 1 एग्जिट स्टेटस। ये डी क्यू ऑपरेशन में दिखा है, तो डी क्यू ऑपरेशन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इसको प्रोग्राम को देखो चेक करके एरर को सोल्व। ये मैं ऐसी एरर जान के देती हूँ सो डैट कि आपको समझ में आ गया इस तरह की एरर आ जाएगी तो आपको कैसे रिजोल्व करना है। तो ये तभी आप रिजोल्व कर पाते हो जब आप इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो आप इसको अब देखते हैं कि कैसे हम रिजोल्व करेंगे। बाकी हम इसको रिजोल्व तो हमें ही करना पड़ेगा। प्रोग्राम तो हम बना चुके हैं, कंसेप्ट में हमें क्लियर है कि करना क्या था। हमने जल्दी जल्दी में हो सकता है प्रोग्राम को लिखते टाइम कुछ गलतियाँ कर दी हो, तो वापस अपना हमें आना पड़ेगा डी क्यू में। जहाँ पे हमने डी क्यू फंक्शन को डिफाइन किया है वहाँ पे देखना पड़ेगा कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि जब तक आप नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अब चेक कर लेते ध्यान से, आप लोग भी थोड़ा सा इसको रिव्यू करिए और देखिए कि हमने कहीं पर कर्ली ब्रेसेस ज़्यादा या कम तो नहीं कर दिए हैं, या कोई और किसी और गलती का रिफ्लेक्शन इधर तो नहीं दिख रहा है। ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि हम गलती कहीं और करते हैं, उसका एरर कहीं और दिख जाता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे चलते हैं, एक बार इसके फंक्शन की डेफिनेशन को चेक करना पड़ेगा। ये जो डी क्यू का जो प्रॉब्लम आई है इसको ध्यान से देख लेते हैं। लग तो ठीक ठाक भी है चीज़ें, ये भी सही है डिस्प्ले वाला जो शायद हमने ये किया है। तो हम इसमें चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कहाँ गलती है। वापस से V1 करवा के देखेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ साइज़ दिया है, ठीक है। एड्रेस ऑफ चॉइस ले लिया है यूज़र से, ये भी सही है। अब भी सेम एरर ही दिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि कहाँ हमने गलती करी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है हम लोगों के साथ कि हमने गलती करी होती है, बट हमें दिखता नहीं है कि हमने एक्चुअल में कहाँ मिस्टेक करी है। तो अपनी मिस्टेक को ढूंढना भी एक एज अ डेवलपर का वर्क होता है कि आप कैसे डीबग करते हो अपने कोड को और उसको फाइंड आउट करते हो अपने बग्स कोड के अंदर। तो हम वापस से गो थ्रू कर रहे हैं एक एक लाइन्स को और देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है। केस 1 भी हमारा, ये केसेस वगैरह तो ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। तो इससे थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। ये मैं अपना थोड़ा वाईफाई सही कर लेती हूँ, अभी एक सेकंड देखना पड़ेगा। हाँ अभी सही है वाईफाई, और इसको देख लेते हैं। अभी भी सेम एरर दिखा रहा है। ये गो थ्रू करेंगे आपको तभी समझ में आएगा। ये जो प्रोग्राम मैंने प्रोग्राम का जो कंसेप्ट है वो आपको समझा दिया है कि कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कराने पड़ते हैं। डिलीट आइटम कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है, और आपका आइटम इंसर्ट कहाँ से होता है, वेयर पार्ट से होता है। क्यू किस पे बेस्ड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू को ट्रैवर्सिंग कैसे किया जाता है ये सब मैंने बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस सब कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी। केस के अंदर मैंने फंक्शन की कॉलिंग जो है वो भी सही करी है, एन क्यू डी क्यू डिस्प्ले एंड एग्जिट फंक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे वाइल जो कंडीशन यहाँ पे चॉइस नॉट इक्वल टू 0 कर दिया है,
लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था चॉइस नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि जब तक आपका 4 नहीं होगा, और यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट केस भी बनाना भूल गए हैं, तो हम डिफ़ॉल्ट केस भी बना देते हैं इनवैलिड चॉइस करके। और यहाँ पे जो आपकी चॉइस है वो मैंने गलती से नॉट इक्वल टू 0 चला दिया है, तो यहाँ पे आपको चलाना पड़ेगा नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि जैसे यूज़र 4 प्रेस करेगा तो वो प्रोग्राम से एग्जिट तभी हो पाएगा ना। तो वाइल की कंडीशन भी आपको सही करनी पड़ेगी। अभी तक मुझे 2 एरर दिखी हैं कि मैंने एक डिफ़ॉल्ट केस नहीं लगाया है, प्लस एक मैंने वाइल वाली कंडीशन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है। और बाकी हम रिव्यू कर लेते हैं अभी कि और भी हो सकता है और भी मिस्टेक्स हों, तो ये सब रिव्यू करने पे ही आपको समझ में आ पाएंगे कि इसके अंदर हमने वो क्या कमी करी है, ठीक है। और अगर आप रिव्यू नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगी। मैंने वाइल वाली कंडीशन को भी सही कर दिया, वापस से V1 इस कोड को करा के देख लेते हैं कि हो सकता है आप प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और यहाँ पे हमने एज पार्ट में NQ का जो फंक्शन डेफिनेशन है, वहाँ पे जो हमने यूज़र से इंसर्ट कराई है वैल्यू, वहाँ पे हमने एड्रेस ऑफ आइटम पे नहीं कराई है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। तो यहाँ पे आप स्कैनर फंक्शन के अंदर %d स्पेसिफाई आपने यूज़ किया और आपने डायरेक्टली आइटम लिख दिया, एड्रेस नहीं बताया ना आइटम का, तो ये आइटम आपका रन नहीं कर पाएगा। ये भी एक दिक्कत होगी आगे जा करके। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक ना आपको तभी पता लगेंगी जब आप कोड को जैसे आपने बना लिया, कोड क्या एरर बता रहा है, इस एरर को कैसे आपको डीबग करके उसके बग्स को रेक्टिफाई करना है। ये सारी चीज़ें डू मोर प्रैक्टिस डे बाय डे अगेन एंड अगेन, देन यू कैन द पर्टिकुलर प्रोग्राम विल बी एरर फ्री प्रोग्राम। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिसिंग से ही आ पाएंगी। और अभी तो मैं सिर्फ देखो गो थ्रू करके आपको इतना बारीकी में प्रोग्राम को दिखा पा रही हूँ, ठीक है। बट हो सकता है जब आप लिंक लिस्ट पे काम करो, लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस करो, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें फेसेस करनी पड़ सकती है। इस तरीके की जो भी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट की, हाउ टू डिबग योर कोड एंड हाउ टू फाइंड योर बग्स इन योर कोड। तो ये सारी चीज़ों का आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम आ गए हैं अपने NQ वाले पार्ट पे, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमने कहाँ पे कोई मिस्टेक करी है, और देखते हैं कि हमें हमारी मिस्टेक मिल पाती है या नहीं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक करी है। ये देख, अभी लिखा गया एंटर द साइज ऑफ क्यू, हमने सपोज दिया 4, प्रेस 1 for NQ, तो हमने एंटर चॉइस में 1 दिया है, तो एंटर वैल्यू टू बी इंसर्टेड मैंने लिखा 10, यहाँ पे आ गया सेगमेंटेशन फॉल्ट। इसका मीनिंग क्या है कि इसको ना जो आपने स्कैनर फंक्शन की हेल्प से आइटम को रीड किया है, वहाँ पे आपने उसका एड्रेस बताया ही नहीं, तो उस एड्रेस पे स्टोर हुआ ही नहीं है 10 आइटम, तो लिखा गया सेगमेंटेशन फॉल्ट। वही एरर है जो है मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी, एड्रेस ऑफ आइटम पे आपको कराना था, जहाँ पे आपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है ना NQ के लिए, मतलब आइटम को इंसर्ट कराने के लिए, वहाँ पे आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी है। तो इस मिस्टेक को अगर आप सही कर लोगे तो आपका प्रोग्राम अच्छे से रन कर जाएगा, समझ रहे हो। तो इस मिस्टेक को आपको खुद से ही रेक्टिफाई करना है, और जब आप रेक्टिफाई कर लोगे देन आप वापस से इसको V1 कराओगे तो ये सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं दिखाएगा। तो अभी आप इसको वापस से चेक कर लीजिए, NQ वाला ऑपरेशंस देख लीजिए कि ये आपको एरर दिखती है नहीं दिखती है। और मैं इस प्रोग्राम को एट दी लास्ट आपको रन अच्छे से करा के दिखाऊंगी, फुल कम्प्लीटली रन करा के दिखाऊंगी विदाउट एनी एरर। लेकिन ये सारी एरर्स मैं आपको बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने ऐसी एरर्स जान के इस कोड के अंदर छोड़ी है। हो सकता है जब आप इस कोड को डायरेक्टली ऐसे बना रहे हो ना खुद से, देखिए आप सीखेंगे तभी जब आपकी गलतियाँ आपको आएंगी, सामने आएंगी। तो यहाँ पे एंटर चॉइस में वापस मैंने 1 ही डालूंगी चॉइस, क्योंकि मुझे क्यू के अंदर एलिमेंट्स को पहले इंसर्ट करवाना है। अगर मैंने लिखा 3 चॉइस तो क्यू इज़ एम्प्टी दिखा दिया। 2 करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा क्यू इज़ अंडरफ्लो कंडीशन, ये भी सही काम कर रहा है। हमें NQ पे काम करना है, अभी भी सेम कंडीशन है, मतलब NQ वाला आपका फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, समझ गए ना इतनी बात। तो क्योंकि आपने 3 लिखा है एंटर चॉइस तो क्यू एम्प्टी है, अच्छी बात है, ये सही काम कर रहा है। चॉइस 2 बताया तो क्यू अंडरफ्लो कंडीशन में था, क्यू के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो डिलीट कहाँ से होगा, ये भी सही काम कर रहा है। और जो आपका 4 है वो भी सही काम करेगा, लेकिन जो आपका 1 है, प्रेस 1 करने पे NQ वाले में दिक्कत आ रही है। आप समझ गए नहीं दिक्कत क्यों आई है, कि उसको ना एड्रेस नहीं मिल पाया है, जो भी आइटम आपने इंसर्ट किया है वो उस आइटम को किस एड्रेस पे जाकर के स्टोर करा है, उसको वो एड्रेस नहीं मिल पाया। एड्रेस तभी मिलेगा जब आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, एड्रेस ऑफ आइटम लिखेंगे। तो स्कैनर फंक्शन के अंदर %d के बाद आपको एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी आपकी ये एरर जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी।
तो अब आप इसको अगर करके रन कराएंगे तो मुझे नहीं लगता आपकी अब कोई वो एवरेज में आएगी, तो वापस इसको प्रोग्राम को आप अच्छे से एग्जीक्यूटेबल करा पाओगे। और अगर फिर भी किसी की एरर आती है भाई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले खुद से कोड को ट्राई करना, क्योंकि काफ़ी लेंथी प्रोग्राम है। जो आपके पास कोई भी लेंथी प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे बग्स आने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो क्योंकि आप जल्द जल्द में गलती कर देते हो। अब आपने वैल्यू डाली 10, वापस उसने चॉइस पूछा, अब आपने वैल्यू डाली 20, आपने यहाँ पे क्यू का साइज़ 4 दिया है तो आप यहाँ पे 4 एलिमेंट्स पहले इंसर्ट करा लो। मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स इंसर्ट कराए हैं 10, 20, 30, 40। क्यू बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो अगर आप एंटर योर चॉइस में इस बार अगर 2 डालते हो तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आपका डिलीट होगा, 10 होगा, क्योंकि सबसे पहले एलिमेंट आपने 10 ही इंसर्ट किया था। तो देखिए आपने द डिलीटेड आइटम इज 10, बिल्कुल सही काम कर रहा है। वापस आप चॉइस अपनी 2 ही डालो तो इस बार आइटम कौन सा डिलीट होगा, 20, क्योंकि आपका 20 ही सबसे पहले आया था 30 और 40 के कंपैरिजन में। फिर आपका 30 डिलीट होगा और लास्ट में आपका 40 डिलीट हो जाएगा। और जब आपका डिलीट हो जाएगा, जब आप डिस्प्ले कराने का ट्राई करोगे तो वहाँ पे लिखा जाएगा कि क्यू इज़ एम्प्टी, क्योंकि अब आपका क्यू एम्प्टी हो चुका है तो वो शो कर ही नहीं पाएगा डेटा को। लास्ट में आप जब 4 प्रेस करोगे तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे। और आई होप कि आपको ये क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एन एरे समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई डाउट आता है, क्योंकि दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टैक एंड क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एन एरे इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन योर DSA mock interview, that will be helpful for your campus placements. So guys, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और आप इसी तरीके से अपना जो है काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और डू वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस। कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट टू अचीव।